नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात करप्शन पर टसन की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भ्रष्टाचार पर तकरार जारी है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर बघेल सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। अब भूपेश बघेल ने उल्टे बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। बघेल ने रमन सरकार के कई घोटालों का जिक्र किया है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार में बघेल लालू यादव को भी पीछे छोड़ चुके हैं। भ्रष्टाचार पर इस बार पलटवार के क्या मायने हैं? अपनी उपलब्धियों का बखान करते करते अचानक भूपेश बघेल भ्रष्टाचार को लेकर क्यों आक्रामक हो गए हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस बारे में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की राय। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल धान और चावल का जो मसला है ना, इसी में हमारा अभी से 7,000 करोड़ रुपए बाकी है। अब पूरे प्रदेश का केंद्र की देनदारी लगभग 52,000 करोड़ है। माइनिंग का, कोयले का, सेस का, क्षतिपूर्ति का, जीएसटी का, वो कभी और प्रेस में बैठेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। केंद्र से अगर पैसा दिलाना है, हमारा हिस्सा पहले दिला दें, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की अगर थोड़ी भी चलती है, परम सम्मानीय प्रधानमंत्री के सामने अगर जुबान खोलने की भी अगर उनकी हिम्मत है, तो राज्य के लिए अतिरिक्त कोई राशि दिलवा दें तो हम उनकी भी प्रशंसा करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अलग अलग ओपिनियन बना हुआ है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अलग अलग मत लोगों के बने हुए हैं, मगर स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का मत है कि ओल्ड पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। घोटाला का सबसे बड़ा सबूत तो ईडी और आईटी के छापे और ईडी के छापे हैं। इससे बड़ा भ्रष्ट और सरकार हिंदुस्तान में क्या दुनिया में नहीं देखा। लालू यादव भी इसके सामने पानी भरेगा। पैसा न कौड़ी मोहल्ला नहीं होता, न बजट के लिए, न सड़क के लिए काम है, न पुल के लिए काम है, न स्कूल के लिए काम है, न हायर एजुकेशन के लिए काम है, न स्कूल के लिए बिल्डिंग काम है। पूछ किससे रहे दादा? कोई एक ठो स्कूल तो बनवा नहीं सकते, एक ठो कॉलेज बनवा नहीं सकते, एक ठो सड़क दे दोगे तो उसको 5 साल तो निकल गया, 5 साल में कोई सड़क नहीं बन पाया। तो इनके पास पैसा न कौड़ी ठंडन गोपाल हैं और पूछने निकल गए दुनिया भर से। सब लोग नहीं होता देते खाए पर सामान कुछ हो। तो आज स्थिति वहाँ बुरा हालत है। वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार पूरा तरीके से छत्तीसगढ़ हो चुका है और सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी की बात और सिर्फ लफाजी की बात चल रही है। छोटे आदमी को बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हमारी कद छोटा है, प्रधानमंत्री का कद बड़ा है, हम लोग विधायक हैं, वो ज़्यादा बड़े आदमी बन गए, मंत्री हो गए, बड़ी बड़ी बात करते हैं। मगर प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के अनुरूप ही बातचीत करना चाहिए, सबको शोभा देता है। देखिए, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता नहीं है और विश्वास रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और हम सब मिलकर काम करेंगे तो आज जो वातावरण बनता जा रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल टिकरिया हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। एक के बाद एक आरोप लगाए गंभीर। बोले आप तो लालू यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लालू भी पानी भरेंगे भ्रष्टाचार के मामले में। ईडी आईटी के छापे इसके प्रमाण है कितना भ्रष्टाचार है। पैसा कौड़ी है नहीं आपके पास, ठन गोपाल हैं, रमन सिंह कह रहे हैं। ना स्कूल खोला आपने, ना एक सड़क, ना कोई व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सूपा बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। छत्तीसगढ़ को गर्त में ले जाने वाले, हजारों की संख्या में स्कूल बंद करने वाले, लगातार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे। मतलब मुख्यमंत्री रहते जिस रमन सिंह ने रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के सामने कबूल किया था कि 6 महीना भ्रष्टाचार कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल सरकार नहीं जाएगी। नान और धान के घोटाले, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के गरीबों के 36,000 करोड़ का धान का घोटाला करने वाले, प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक के नार्को टेस्ट में बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा ने इनके नाम पर कबूल किया था। वो सीडी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाती। अगस्ता और परामा के प्रकरण भी सामने है, जिसमें रमन मेडिकल किसका पता था, अभिषेक सिंह किसका नाम था, ये भी सर्वविदित है।
चीट फंड कंपनियों को छत्तीसगढ़ में बसा के 6,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, क्या वो नहीं है? और ये कहते हैं 1 पैसे का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन आप ट्विटर पे जिस तरह से सूचियां डाल रहे हैं उनके, 1 लाख करोड़ का बजट है। जो स्कूल इनके समय में बंद किए गए थे वो भी खोले गए। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वर्मा जी, 100% बेहतर हुआ है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले, वर्मा जी, कॉलेज खोले गए हैं। 4 साल से आपकी सरकार है ना, 4 साल से आपकी सरकार है। आपने घोटालों की लिस्ट आज जारी की है, एक के बाद इतने घोटाले हुए रमन सरकार में, जेल में डाल देते। वो तो कह रहे हैं कि आईटी के छापे हम आपके यहाँ पड़ रहे हैं, ईडी के छापे आपके यहाँ पड़ रहे हैं, तो घोटाले में कौन लिप्त हुआ? हमारी सरकार ने तो जांच के लिए बकायदा एसआईटी बनाई। भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जो विपक्ष में रहते भ्रष्टाचार के जांच को बाधित करने हाईकोर्ट जाते। आपको याद होगा धर्मलाल कौशिक जैसे नेता प्रतिपक्ष होते हुए नान घोटाले की जांच को बाधित करने हाईकोर्ट जाते हैं। और ईडी आईटी का क्या, जितने भी देश के भीतर संवैधानिक संस्थाएं हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनका क्या चरित्र है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट में कहा है कि 98% मामले केवल विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ। सुखराम जैसे नेता जब दूसरी पार्टी में थे तो वो दागी थे, उनपे 2G 3G के आरोप लगे, भाजपा में गए, जांच बंद। येदियुरप्पा जैसे सबसे वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर शारदा चिट फंड का आरोप लगा था, भाजपा में जाके आज मुख्यमंत्री है, सारे जांच में हो गए। नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, तो भाजपा को ठीक है, उनके पास बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाके सब धुल जाते हैं। ठीक है राहुल जी, आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितने भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगते हैं आपकी पार्टी में आ जाते हैं, धुल के साफ हो जाते हैं, सारे दाग गायब। लेकिन वो कह रहे हैं ईडी आईटी के चरित्र को सब जानते हैं, उनके छापों से बघेल सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि वो किनके सारे पे छापे मारते हैं। मतलब उनकी निष्पक्षता पर संदेह है, आपके सारे पे काम करती हैं। देखिए ये सरकार भ्रष्टाचार और झूठ का पुलिंदा बनती जा रही है। लिस्ट तो आपकी दिखा रहे हैं वो जी, लिस्ट तो आपकी जारी कर रहे हैं वो, नान घोटाले से लेकर तमाम तरह के घोटाले। अब तो लिस्ट इनकी बननी चालू हो गई है। अभी आप बना ही रहे हो 4 साल में, उनने तो जारी कर दी। जी जी बोलिए। नहीं, आप भी लिस्ट मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सचिव है आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनके खास आदमी जेल के सलाखों के पीछे हैं। और कहीं ना कहीं आप इंतजार कीजिए, इसमें बड़े बड़े सुरमा भी लिस्ट में शामिल होंगे। तो कितना इंतजार करें, अब तो चुनाव ही आ गए हैं, जनता तो इंतजार कर रही थी ना 4 साल से। अब तक उजागर हो जाते तो शायद आपको फायदा मिल जाता। वो तो आपके तमाम तरह के आरोप गिना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, घोटाले गिना रहे हैं। आप बताइए कि ये जो सरकार है अभी तक 60,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है महज 4 साल में, जितना कि भाजपा सरकार ने 15 साल में कर्ज नहीं लेते उतना तो ये सरकार अभी से ले चुकी है। और धान की बात करते हैं, हमने धान में खर्च किया है, किसानों पे खर्च किया है। आप ही स्पष्ट कीजिए कि ये सरकार मुश्किल से 100 से 150 रुपए के अंतर की राशि, क्योंकि 2400 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार इनको धान का पेमेंट कर रही है, 90 लाख मीट्रिक टन का। तो 100 से 150 रुपए की राशि महज 10,000 से 15,000 करोड़ खर्च किए हैं। ये 60,000 करोड़ रुपए कहाँ है? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रही है। वो तो कह रहे हैं ना जीएसटी का हमारा हिस्सा दे रहे हैं, ना धान का चावल उठा रहे हैं वो हिस्सा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हिस्सा दिला दीजिए, अतिरिक्त नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ आरोप लगाती है। भाजपा की जब सरकार थी तो केंद्र में मनमोहन की सरकार थी और मोदी जी की भी सरकार, उस समय मात्र 30 लाख मीट्रिक टन तक का धान खरीदी किया जा रहा था। आज तो 90 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदी किया जा रहा है और धान के पीछे प्रति क्विंटल 2400 रुपए तक का पेमेंट केंद्र राज्य सरकार को कर रही है। ये इस चीज को क्यों नहीं बताते? बताते ना कितनी खरीद ली हमने, आपसे आज दुगनी खरीद रहे हैं। ठीक है समझ लीजिए जी, केंद्र सरकार खरीद रहे हैं, केंद्र सरकार खरीद रही है। और ये जो बात करते हैं सोसाइटी में हमने धान खरीदा, हाँ सोसाइटियों में धान राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार खरीदती है। ये बताए केंद्र सरकार धान खरीदती है करके, क्योंकि तो वो तो आपके शासन में भी केंद्र सरकार ही खरीदती थी ना। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। उचित जी हमारे साथ जुड़े। उचित जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्मा रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव के दौरान ही भ्रष्टाचार की याद आती है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो? 4 साल से तो कांग्रेस को उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखा, कार्रवाइयां कर देते एक के बाद एक, और अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उनके शासन में ज्यादा था। क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में असर करता है, इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों उठाते हैं चुनावी साल में?
भ्रष्टाचार और महंगाई हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आप केवल सिर्फ चुनावी मुद्दे रह गए, किसी भी सरकार को इससे सरोकार नहीं है। हकीकत यही है। और जो करप्शन है वो करप्शन प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, और जो जितना बम्पर धान खरीदी और शराब का राजस्व, इस तरीके से करप्शन भी बढ़ता है। उसकी एक नैसर्गिक अब तो एक सिस्टम बन गया है, ऐसा कह सकते हैं। आय भी बढ़ती है और करप्शन भी बढ़ता है। भूपेश सरकार ने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हों ना किए हों ये अलग विषय है, वीडियो दिखना बंद हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ करप्शन इस सरकार में बहुत जम के बढ़ा है। और पिछली सरकार से तो मतलब पिछली सरकार के करप्शन में तो आप जीएसटी लगा दीजिए, अब दिख रहा है क्या? वर्तमान सरकार का करप्शन हो जाता है। पिछली सरकार में मेगाबाइट में करप्शन था, तो इनकी सरकार में टेराबाइट में करप्शन है। अच्छा, ये नहीं, अब आने वाली सरकार में इससे ज्यादा होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सरकार यही रही तो फिर क्या होगा? ब्रजेश, उसका मतलब करप्शन बढ़ना ही है, चाहे सरकार इनकी रहे चाहे दूसरे की रहे। शराब का राजस्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आप मान लीजिए ब्रजेश कि उसी तरीके से करप्शन बढ़ा और खुल के बढ़ा है। किसी भी जगह नहीं, आप भी बात है कि ईडी केंद्र के निशाने पे काम कर रही है। अरे 47 लाख कैश आपके आईएएस क्या निकल रहा है, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की जमीनें निकल रही हैं, अवैध वसूली हो रही है, रेत पे करप्शन हो रहा है, शराब पे करप्शन हो रहा है, शिक्षा विभाग में करप्शन हो रहा है, कृषि में जम के करप्शन हो रहा है, पाठ्य पुस्तक निगम में तो अंधाधुंध करप्शन हो रहा है। तो किस विभाग से छिपाएंगे आप? तो करप्शन का ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें करप्शन का ग्रोथ नहीं हो। अभी जो आरक्षण के आंकड़े आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये करप्शन के आंकड़े, हर विभाग के अपने 32-34% में अपने करप्शन के आंकड़े। हकीकत ये कि 1 लाख करोड़ का बजट है, तो आप 33% निकाल दीजिए, करप्शन का पार्ट है। 33% जो है वो करप्शन के पार्ट में चला जाता है। तो वर्मा जी सही कह रहे थे, रमन जी, जो उचित शर्मा जी भी कह रहे हैं, करप्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितना जीएसटी उनको मिलता था उससे तो से ज्यादा तो आपका करप्शन है। वो तो जीएसटी मिलता था, उतना करप्शन उनके सरकार में था, आपके में तो कोई गिनती नहीं है। आंकड़े पे आंकड़े इतने बढ़ गए। तो कह रहे हैं लालू का भी यादव का रिकॉर्ड तोड़ दोगे तो तोड़ चुके हो आप। हर क्षेत्र में करप्शन। यदि आप राहुल जी का विपक्ष में है वो आरोप लगाएं तो बनता है। उचित शर्मा जी तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है ना, स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं करप्शन के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बघेल सरकार ने। चौकसे जी ऐसा है, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी इस बात के गवाह हैं कि ईडी की कार्रवाई कैसे चल रही है। पहले रमन सिंह जी ट्वीट करते हैं, उसके बाद में ईडी जो है उसको कंफर्म करती है। नहीं तो बीजेपी वालों ने थोड़ी 47 लाख रख दिए होंगे उनके घर में, या ईडी लेके गई होगी। ईडी या आईटी कभी कार्रवाई करती थी तो कार्रवाई की समाप्ति पर एक प्रेस रिलीज जारी होता था। आज क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जाते हैं दिल्ली, फिर ईडी और आईटी यहाँ कार्रवाई शुरू करती है, फिर रमन सिंह करते हैं ट्वीट, उसके बाद ईडी उसको कंफर्म करती है। और ईडी का टारगेट पहले पश्चिम बंगाल था, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र में उनका काम खत्म हुआ, अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैठे। जहां भाजपा शासित राज्य है वहां राम राज्य आ गया। मुकुल राय जब तक तृणमूल कांग्रेस में थे, उनके खिलाफ कितने मामले सीबीआई और ईडी में थे, बकायदा एफआईआर भी था। भाजपा में गए, सारे जांच खत्म। और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी नहीं तो वर्मा जी ये झूठ कैसे, इसको कैसे झूठ साबित करोगे वर्मा जी? 2400 रुपया केंद्र सरकार दे रही है धान खरीदी में, तो मोदी जी क्या झूठ बोल रहे हैं? वर्मा जी, एमएसपी के अतिरिक्त 1 रुपया भी अतिरिक्त वर्मा जी, और एमएसपी 2040 है, तो वर्मा जी झूठ बोलेंगे भाजपा। अरे वर्मा जी ये झूठ कैसे साबित करोगे कि 47 लाख कहां से आ गए? जमीनों के कागज कहां से आ गए? ये कोई ईडी ने लाके रख दिए, बीजेपी ने लाके रख दिए। वो आईएएस है, भाजपा के आईटी सेल के 2 रुपए बजट में काम करने वाला कोई पेड वर्कर नहीं है। उसके पास यदि कोई सोर्स है वो उसको प्रमाणित करेगा, और वो तो जेल में है, सरकार ने उसको निलंबित भी कर दिया है। भाजपा तो अपराधियों को संरक्षण देती रही। आपको याद होगा ओपी गुप्ता जैसे नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 2014 से 2018 तक, जबकि 2013 का मामला था, सीएम हाउस में संरक्षण देते थे। शराब के राजस्व को 400 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ तक करने का पाप यदि किसी की ने किया है तो रमन सरकार ने किया है। 15 साल तक शोषण और वादा खिलाफी करने वाले किस मुंह
से आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान भूपेश बघेल सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी प्रमाणित आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए ये भाजपा चाहे कुछ भी बोल ले। तो एक भी आरोप नहीं लगे हैं, प्रमाण नहीं हुए, तो जेल कैसे चला गया? आपके अधीनस्थ अधिकारी था ना वो तो। सरकार पे आरोप लगे हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से ईडी काम कर रही है, क्या चरित्र है, मैंने तो कहा। अब महाराष्ट्र में राम राज्य आ गया, अब कर्नाटक में जरूरत नहीं है ईडी की। सारी जांचें जिनके खिलाफ एफआईआर था, जिनके खिलाफ केस लंबित थे, सारे जांच बंद हो गए। नारायण राणे और एकनाथ शिंदे ये दूध के धुले हो गए। क्या इनके खिलाफ जांच की गई? सुप्रीम कोर्ट में ये पिछले 8 साल में जो मामले आए हैं, ईडी के 98% पिछले 8 साल में, और उसमें कन्विक्शन रेट क्या है? आधा परसेंट से। तो ईडी को पावरफुल भी तो आप ही ने बनाए थे ना। ईडी को पावरफुल किसने बनाया? कांग्रेस बना के गई है, यूपीए सरकार बना के गई है। अधिकार कौन दे के गया है? गिरफ्तारी से लेकर तमाम अधिकार जो दिए हैं यूपीए सरकार ने दिए हैं ईडी को, राहुल जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी यदि पकड़ाए हैं ईडी की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई में, तो हमने सस्पेंड कर दिया, जेल में है। लेकिन आप तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनका जो कहना है कि हमने 15 मतलब उनको सस्पेंड किया। जब किसी के ऊपर ईडी की कार्रवाई तो होती है किसी अधिकारी के ऊपर, और स्वतः सस्पेंड माना जाता है। मगर राज्य की जो सरकार है, इतनी खास के अधिकारी हैं उनके कि इनको 15 दिन बाद ये सस्पेंड का ऑर्डर निकालते हैं। तो ये स्वयं, और दूसरी बात, ये ऐसी सरकार है भूपेश जी की सरकार जो चोर और ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन करती है और सड़कों पे उतरती है। ये क्या हमको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को हम बचाते हैं? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़क पे उतरते हैं। और रही बात ईडी की जो बात कर रहे हैं ना, ईडी को पावरफुल किसने बनाया? ईडी को इस देश में लाया कौन? ये कांग्रेस की सरकार ईडी को लेके आई है। वर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास। जी 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 वर्मा जी आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाने दीजिए, राहुल की बात, जवाब तो आ जाने दीजिए। ये बेरोजगारों के बाद ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ये ऐसी सरकार है जो युवाओं के साथ मजाक करके बैठी है। 10 लाख युवाओं को 2500 बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। ये ऐसी सरकार है जो प्रति व्यक्ति युवाओं का 1.5 लाख रुपए कर्ज रखी है। मतलब प्रत्येक युवाओं को इस सरकार को 1.5 लाख रुपए देना चाहिए। और अभी 5 लाख ऐसे युवा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आरक्षण के नाम पर फंसा के रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने की सरकार है। वर्मा जी जवाब आ भ्रष्टाचार करने की सरकार का 60,000 रुपए ये 15 साल में भाजपा ने जो कर्ज लिया, इसने 60,000 करोड़ का इस सरकार ने कर्ज लिया है। वो कहाँ है पैसा? उसका हिसाब दे। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है वर्मा जी, उन्होंने तो 15 साल में जितना कर्ज नहीं लिया उतना तो आपने 5 साल में कर्ज ले लिया। 5 साल भी पूरे नहीं हुए। ये 15 लाख, ये 15 वर्मा जी ये सरकार बात कर रही, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरासर आरोप लगा रही है। बताए आगे धान की खरीदी किसके भरोसे कर रही है? तो वर्मा जी जितना 15 साल में उन्होंने कर्ज नहीं लिया उतना तो आपने 4-4.5 साल में कर्ज ले लिया। तो कहाँ गया? वो कह रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग बनी नहीं है, काम हुए नहीं विकास के, फिर कहाँ चली गई वो राशि? चौकसे जी भाजपा की सरकार ने स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई है। राहुल जी बात आने दीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। कृषि, सेवा और उत्पादन तीनों ये सरकार एक स्कूल नहीं बना पाई है आज तक। सिर्फ आत्मनिर्भर का घोषणा करके पुराने स्कूलों को बर्बाद करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो समृद्धि आई है, जो ऑटो, टेक्सटाइल से लेकर तमाम सेक्टर में, सराफा व्यापार हो उसमें तरक्की आई है। किसान यहाँ का समृद्ध हुआ है। उसके बाद भी 72,000 शराब बिक्री में तरक्की आई है, ये जो भी बता रहे हैं। शराब बिक्री में आपने तरक्की किया है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब बिक्री में तरक्की की हुई है। पहले की सरकार में एक आदमी को 4 पौवा मिलता था, इन्होंने शराब का वादा था 24 पौवा सिर्फ ऑनलाइन शराब की बिक्री करवा रही है ये सरकार। अगर कहीं पे विकास हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शराब बिक्री में विकास हुआ है। ऑनलाइन शराब बिक्री करवा रही है सरकार। वर्मा जी आप तो शराबबंदी का वादा करके आए थे ना? हम तो क्रमिक रूप से शराबबंदी की ओर जा ही रहे हैं। ये तो घर का शराब बेच रहे हैं। 2016 में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में नंबर 1 छत्तीसगढ़ को रमन सिंह ने बनाया। 400 करोड़ का राजस्व को 5,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले यही है। हमने गंगा जल का कसम नहीं खाया, आपने गंगा जल का कसम खाया। 153 दुकानें बंद की गई है। न केवल दुकानों की संख्या,
बल्कि खपत में भी अंग्रेजी और देसी दोनों शराब में कमी आई है। और जितने मामले पकड़े गए, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता पकड़ी गई है। ये लगातार 15 साल फौजियों और तस्करों को संरक्षण देते रहे। एक रंगे हाथ शराब तस्कर के पकड़े जाने पर भारतीय संलिप्तता तो आपकी नहीं है, संलिप्तता आपकी नहीं है। आपके आज भी नेता शराब की बिक्री करवा रहे हैं, आपके घर घर शराब की बिक्री करवाई। ठीक है। और शराब, गंगा जल की कसम हमने नहीं खाया था, आपने खाया था। शराब की बिक्री आप बढ़ाएं, घर घर शराब पहुंचा रहे हैं आप। यूट्यूब में वो वीडियो अरे आप देखिए इसी प्रकार से बेशर्मी से झूठ बोलते हैं भाजपा। हमने ऑनलाइन शराब की बिक्री किससे प्राप्त किया? छत्तीसगढ़ में आपने किया। कर्जमाफी को लेकर गंगा जल की कसम खाई थी, 10 दिन नहीं लगे, 2 घंटे के भीतर कर्जमाफी हुई। और ये कांग्रेस की सरकार शराबबंदी का घोषणा कर गली गली दारू बिचवा रही है, गली गली शराब की बिक्री करवा रही है। तो हो सकता है ना राहुल जी, इनकी पिला पिला के खत्म करना चाह रहा हूँ। शराबबंदी ऐसे ही थोड़ी नहीं हो जाएगी, पहले इतनी पिला दो कि खत्म हो जाए वो। ठीक है, मैं लौटूंगा दोनों के पास। उचित जी, ठीक है वर्मा जी, लौटूंगा आपके पास। उचित जी, क्या घोषणा पत्र के वादे जो पूरे नहीं हुए हैं वो अब जनता के बीच में लाए जा रहे हैं और इनका भी कुछ असर होगा? यदि शराबबंदी का वादा किया है, जिस तरह आपने कहा कि शराब में भ्रष्टाचार का बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो ये जनता इन पर बात करती है, इसके आधार पर वोट देती है, या सिर्फ ये सियासतदार राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बस वहीं खत्म हो जाता है? ब्रजेश, सवाल मुझसे है क्या? जी आप ही से सर। ब्रजेश, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, ना तो इसको कांग्रेस चाहती है ना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जी बिल्कुल। हकीकत ये कि ये जो बहुत सुंदर सा मॉडल की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू का जो मूल मंत्र है, ये तो रमन सिंह ने चालू किया है। इसकी देन तो रमन सिंह की है, तो ये आप बंद कहां से करेंगे? और अगर इतनी शराबबंदी की बात करते हैं टिकरिया जी, तो ये बोले ना कि हम शराबबंदी करेंगे, ऐसा वादा करेंगे क्या? वो तो पेंशन बंद करने के बाद अब कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन वाली भी लागू करने की बात कर रहे हैं। अभी रमन सिंह जी को सुन रहे थे हम। उचित जी बता दीजिए इनको गंगा जल की कसम किसने खाया? गंगा जल की ये क्या है टिकरिया जी, पहले पूरी चीज को समझिए। आप अभी बहुत युवा है, अभी आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। आप अपने सीनियर जो अन्य लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा चल रही है, ये कोई लड़ाई झगड़े या तर्क वितर्क देने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं। हकीकत ये है कि किस चीज के आपके अभी जो फंडामेंटल वो क्लियर नहीं है। आप जिस बात कर रहे हैं कि जिस धान खरीदी की बात कर रहे हैं, वो धान खरीदी रमन सिंह भी पैसा उधार लेके खरीदते थे और ब्याज सहित पैसा चुकाते थे। उनको मनमोहन सिंह नहीं भेजते थे राहुल। वैसे अभी भी ये पैसा मोदी जी नहीं भेज रहे हैं, ये खुद भूपेश जी कर्जे ले रहे हैं, कर्जे को ब्याज सहित चुकाएंगे, कोई एहसान नहीं। पिछले सरकार में 21,000 करोड़ पेड किया गया है। सुनिए ना, अगर आप कर्जे की बात कर रहे हैं, बात तो सुन लीजिए वर्मा जी, बात सुनिए। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला अगर स्टेट है तो गुजरात। जब माननीय मोदी जी ने गुजरात में पहला कदम रखा तब 64,000 कर्जे में था। जब माननीय मोदी जी ने गुजरात छोड़ा तो 2.25 लाख कर्जे में था। उसके बाद 2.25 लाख हुआ, 3.25 हुआ, फिर 3.25 लाख हो गए। तो आप कर्जा लेने से किसी की अगर हालत गंभीर है बोलना चाह रहे हैं, तो महाराष्ट्र की इससे ज्यादा गंभीर है, गुजरात की और ज्यादा गंभीर है, और हिंदुस्तान की तो पूरे विश्व में है। लेकिन शर्मा जी, एक और बात जो रमन सिंह जी ने कही थी अभी, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दिलाएं। प्रदेश की हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं राहुल। ये बात एक और सवाल है मेरा शर्मा जी, सवाल ये है कि अभी आप रमन सिंह जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे पेंशन स्कीम लागू करने की, पेंशन वाली जो पुरानी पेंशन स्कीम बंद है, जो कांग्रेस वादा करते आ रही है दूसरे राज्यों में भी, वो कह रहे हैं उसको लागू होना चाहिए। तो वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों लागू नहीं कर देती? नहीं, ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट आप करो, उनके राज्य में कुछ नहीं होगा। ये अगर, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे ओपीएस स्कीम के खिलाफ हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको बंद किया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ ब्रजेश जी और वर्मा जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, तो अटल जी ने इसको बंद किया था 2004 में। तो अगर ये व्यक्तिगत तौर पे ये, आप रघु रमन को सुन लीजिए, आप जो नीति आयोग के मोन्टू मोंटेक जी है, उन्होंने कहा कि ये स्कीम पूरे हिंदुस्तान को गर्त में ले जाने वाली स्कीम है ओपीएस, अगर आप गंभीरता से इसको समझे। लेकिन मेरे समझ कहती है कि मात्र चुनावी लाभ के लिए इसको अरविंद केजरीवाल भी यूज कर रहे हैं, इसको कांग्रेस भी यूज कर रही है।
अभी एक और जो जब इनका आपके इंटरनल प्रधानमंत्री भाजपा में रेवड़ियां कमिट कर रहे हैं बांटने कि अगर पर राजनीतिक नुकसान मना होता कर रहे हैं कि इस तरह तो वो की उसको चालू स्कीमें करें। लागू नहीं होना चाहिए, इस तरह के वादे नहीं किए जाना चाहिए, मुफ्त की योजनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, तब बीजेपी को ऐसी योजनाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो करप्शन पर टसन तो चल रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस मामले में सब हमाम में नंगे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। यदि रमन सरकार में करप्शन था तो अब और बढ़ गया है। आगे की जो सरकारें आएंगी तो करप्शन कम होने वाला नहीं है। जिस तरह से उचित शर्मा जी ने भी कहा है, करप्शन तो बढ़ने वाला, एक सिस्टम बन गया। लेकिन सियासत है, चर्चा तो होती रहेगी, मुद्दा भी बनेगा, लेकिन इस आधार पर शायद मतदाता भी अब वोट नहीं करता है। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।